सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक या कारण। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण। भाषा का हम लोगों का विकास अगर नहीं होता है तो किन कारणों से नहीं होता है, उसके बारे में बात करना है। देखते हैं ना, बहुत लोगों का भाषा सही नहीं होता है, बहुत लोग बोल भी नहीं पाता है। आखिर उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पहला कारण क्या होना चाहिए? कोई अगर ठीक से नहीं बोल पा रहा है तो उसका पहला कारण क्या होना चाहिए? किसी का भाषा सही नहीं है, वो बोल नहीं पा रहा है ठीक ढंग से, तो पहला कारण क्या होना चाहिए? अगर उसका स्वास्थ्य सही नहीं हो, अगर उसका स्वास्थ्य सही नहीं हो तो पहला कारण लिखो स्वास्थ्य। पहला कारण स्वास्थ्य। डेट कितना हो गया आज? 26 नवंबर 2021। स्वास्थ्य लिखो। जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है, जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उनमें उनमें भाषा विकास की गति भाषा विकास की गति उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है किसी बच्चा का तो वो बहुत तेजी से भाषा का उसमें विकास होता है ना, जल्दी जल्दी सब कुछ सीखने लगता है। उसमें भाषा विकास की गति उतनी ही अधिक होती है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? बुद्धि। बुद्धि हरलॉक के अनुसार, हरलॉक विद्वान थे, हरलॉक के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर जितना उच्च होता है उनमें भाषा विकास कम बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक होती है। अधिक होती है। नोट लिखना। टर्मन फिशर एवं यम्बा का मानना है टर्मन, फिशर एवं यम्बा का मानना है कि तीव्र बुद्धि वाले बच्चों का उच्चारण और शब्द भंडार तीव्र बुद्धि वाले बच्चों का उच्चारण एवं शब्द भंडार अधिक होता है। किसका मानना है ये बात?
टर्मन, फिशर और यम्बा का। बौद्धिक स्तर के बारे में कौन बात किया? बौद्धिक स्तर के बारे में कौन बात किया? हरलॉक। बौद्धिक स्तर के बारे में कौन बात किया? हरलॉक। हरलॉक ने कहा, क्या कहा? क्या कहा हरलॉक ने? जितना अधिक बौद्धिक स्तर होगा उनमें भाषा विकास क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। किसके तुलना में? कम बुद्धि वाले बच्चों की तुलना में। तो अगर दो बच्चा है, एक का बौद्धिक स्तर उच्च है, एक का बौद्धिक स्तर नीच है, तो भाषा का विकास सबसे तेजी से किसमें होगा? जिसका तीव्र बुद्धि है उसका बौद्धिक विकास और उसका जो क्या होता है वो भाषा का विकास वो अधिक तेजी से होगा। ठीक है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? सामाजिक सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति। देखो, बच्चों का भाषा विकास प्रत्यक्ष रूप से उनकी सामाजिक अंतरक्रिया कौमा माता पिता, सहयोगी, मित्र एवं उनके देखभाल करने वालों पर निर्भर करता है। एवं देखभाल करने वालों पर निर्भर करता है। बच्चे वही बोलते हैं जो सुनते एवं सोचते हैं। इस प्रकार वे नए शब्दों का निर्माण करते हैं तथा संग्रह करते हैं। इस प्रकार वे नए शब्दों का निर्माण तथा संग्रह करते हैं। हो गया। बालकों का सामाजिक आर्थिक स्तर भी उनके भाषा विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक आर्थिक स्तर भी उनके भाषा विकास को प्रभावित करता है और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों की शाब्दिक क्षमता
शहरी या अन्य पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से शहरी या अन्य पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से कम होता है। शहरी या अन्य पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से कम होता है। कितना लिखिए? हो गया। चौथा कारण है परिवार का प्रकार। टाइम तुम देखो कितना होता है तब। हाँ, तब क्या? परिवार का प्रकार। प्रकार नहीं लिखो, आकार लिखो। परिवार का आकार। चौथा कारण है परिवार का आकार। आकार मतलब साइज, कितना बड़ा है कितना छोटा है। लिखो, छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास छोटे परिवार में बालक की भाषा का विकास बड़े परिवार की तुलना में अच्छा होता है। बड़े परिवार की तुलना में अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? कोई बता सकता है कारण? प्रीति। छोटा परिवार खुशियां अपार, क्यों उसका भाषा का विकास अच्छा होता है? और बड़ा परिवार में क्यों बच्चे का भाषा का विकास थोड़ा खराब हो जाता है? राखिर क्या कारण होता है? प्रीति बोलो कि चाय बनाने गई? हाँ, तो बताओ क्या कारण है? क्यों छोटे परिवार में बच्चा जो होता है उसका जो बोलने उलने का ढंग अच्छा हो जाता है, उसका भाषा का विकास बढ़िया से होता है, और बड़े परिवार में नहीं होता है? हमको तो उल्टा लगता है। हमको तो उल्टा लगता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तुरंत उल्टा हो जाएगा। एक बच्चा है जो एक ऐसा सोसाइटी में रहता है जहाँ छोटा छोटा परिवार है। एक ऐसा समाज में रहता है जहाँ छोटा छोटा परिवार है, जैसे माता पिता, बच्चे और ज्यादा से ज्यादा दादा दादी, है ना। ये 5 आदमी का परिवार है, मान लो 6 आदमी का। और क्या हो रहा है कि इसको जो समाज का जो अन्य जगह है, अन्य अन्य जो लोग हैं उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं है। जाता है अपना 1 घंटा 8 घंटा बैठा उठा, खेला कूदा, फिर अपने माँ बाप के पास आ गया। तो यहाँ पे माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को हर एक शब्द जो बोलते हैं, क्योंकि बच्चा है, जो आप बोलेंगे वही सुनेगा, और आप वो जो सुनेगा उसी से सोचेगा, उसी को रिपीट करेगा, दोहराएगा। तो यहाँ पे माता पिता इस बात पर ध्यान देता है उस अवस्था में जब बच्चा सीख रहा होता है कि उसमें कोई खराब शब्द नहीं जाए, कोई खराब शब्द उसके कानों तक नहीं जाए। तो अगर 4-5 आदमी है तो आप अपने आप को लिमिट करके रख सकते हैं कि भाई इसके सामने, बच्चा के सामने हम लोगों को खराब शब्द का उपयोग नहीं करना है। अब एक बच्चा है जो समाज में, ऐसा समाज में रह रहा है जो कि असभ्य है, ठीक है, तुरंत उसके घर जा रहा है, तो तुरंत उसके घर जा रहा है, तुरंत मतलब खेलिए रहा है तो झगड़ा हो गया। तो ऐसे घर के परिवार के बच्चों के संसर्ग में है जिसके माता पिता रोज गाली देते हैं, जिसके माता पिता रोज एक दूसरे को गाली देते हैं। अब वो बच्चा के साथ ही बच्चा खेल रहा है तो वो उसको गाली देगा। क्यों? जो माँ बाप से सुना है वो गाली ये लड़का को देगा, इस बच्चा को देगा। तो ये सुना कि नहीं सुना? सुना, वो ठीक सीखा, फिर उसको वो रिपीट करेगा, रिपीट किया, फिर वो अपने घर आया, घर में फिर बोलते 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 कुछ ऐसा हुआ, एक थप्पड़ लगा दी मम्मी चाहे पापा, तो फिर वही गाली तो रिपीट कर दिया माँ बाप पर। अरे हम तो तुमको नहीं सिखाए, कैसे सीख लिया तुम?
तो तुम तो दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते वहां, कर सकते हो? उसका भाषा का विकास हो रहा है, लेकिन तुम दूसरे के घर वाले को तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई तुम लोग क्यों गाली देते हो, तुम्हारा बाल बच्चा है, हम गाली दे रहे हैं, हम तुमको क्या मतलब है। लेकिन जहाँ 4 आदमी है, 5 आदमी है, वहां आपस में अगर डिसीजन हो जाए कि भाई बच्चा के सामने हम लोगों को कभी भी ऐसा कोई चीज नहीं करना जिससे उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़े। तो अब बोलो, अब बोलो प्रीति, कौन सा ज्यादा आसान है? जो छोटा परिवार है जहां आसानी से अपना नियम बनाया जा सकता है, वो कि जहां बहुत बड़ा परिवार है, वो उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है, उसके साथ गलत, चाचा चाची लेके या आसपास का मोहल्ला लेकर के, बड़ा ही परिवार हो गया ना, 10-20 लोग है, मान लो 10-10 लोग है, बड़ा परिवार, अपना ही लोग हुआ, मान लो 10-10 लोग है या 15 लोग है परिवार में, बड़ा परिवार है, तो तो उसमें किसी उसी न का किसी के भाषा मुंह से का कोई विकास जल्दी से होगा सर, सबसे सीखेगा तो उसी में ना जल्दी बोलने सीखेगा। हम यहाँ भाषा का विकास में सिर्फ बोलना सीखना नहीं बोल रहे हैं, भाषा का विकास का मतलब उच्च स्तर का भाषा, मतलब बढ़िया भाषा नहीं नहीं कर पाता है, नहीं होता है। अभी देखो कि 4 आदमी का परिवार रहता है तो ना, सास ससुर को अलग कीजिए तब हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो जाइए आप अपना घर अलग फ्लैट लीजिए। एगो भतीजा का शादी हुआ वहाँ जामताड़ा में, ठीक है, तो उसकी पत्नी वहीं से बोल रही है कि पहले अलग रूम एगो लीजिएगा तब जाएंगे, ना तो गोड्डा में फ्लैट लीजिए तब आएंगे, ठीक है। कमा रहा है 10,000 रुपया महीना कम है, और गोड्डा में उसको फ्लैट चाहिए, ठीक। तो बात है कि क्या, आकार अगर बड़ा होता है तो कंट्रोल पावर नहीं होता है, आप सब आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई गलत शब्द निकल गया तो बच्चा उसको पकड़ा, उसको रिपीट किया, और इससे क्या हो गया, उसके अंदर भाषा का विकास तो हुआ, लेकिन अच्छा भाषा का विकास नहीं हुआ, अच्छे शब्दों का विकास नहीं हुआ। इसलिए बोलता है कि छोटा परिवार जो रहता है वो खुशियां अपार, ठीक है। हर तरीके से माता पिता जैसा चाहे वैसा उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। हाँ, कहाँ तक लिखे हम लोग? अच्छा, बड़े छोटे परिवार में बालक की भाषा विकास बड़े परिवार की तुलना में अच्छा होता है, क्योंकि क्योंकि छोटे आकार के परिवार में, क्योंकि छोटे आकार के परिवार में माता पिता उनसे बातचीत के जरिए उनसे बातचीत के जरिए अधिक ध्यान देते हैं, बच्चों पर क्या करते हैं, अधिक ध्यान देते हैं। जैसे अभी गांव घर का कोई बच्चा सॉरी बोलेगा है, थोड़ा सा अच्छा जगह का है बच्चा, उसको थोड़ा सा भी कुछ अति हो तो कहता है सॉरी, सॉरी का अर्थ जानने चाहे नहीं जाए, सॉरी बोल देता है कि नहीं बोल देता है। हिंदी में बोल ना, मैं क्षमा चाहता हूँ, और उतना वो बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो चीजें क्या है, आपके एक एक शब्द से ही तो पता चलते हैं कि आप किस स्तर पर हैं। नेक्स्ट, बहुजन्म, क्योंकि छोटे आकार के परिवार में माता पिता अपने बच्चे के, उसके बाद क्या लिखा, माता पिता उनसे बातचीत के जरिए अधिक ध्यान देते हैं तथा उन्हें अच्छे शब्दों के प्रति प्रशिक्षित करते हैं, तथा उन्हें अच्छे शब्दों के साथ प्रशिक्षित करते हैं। माँ बोल दी सिखाने के लिए, बेटा अगर कुछ ऐसा हो जाए तो बोलना सॉरी, कोई आए तो बोलना गुड मॉर्निंग, है, साथ प्रशिक्षण देते हैं, अच्छे शब्दों के साथ प्रशिक्षण सिखाते हैं। प्रशिक्षण देना मतलब सिखाना। तो छोटा परिवार है तो अपना एगो बच्चा को, दूगो बच्चा को सिखा लिया, और उसमें 10 गो बच्चा है एक जगह, तो सिखा पाएगा? नेक्स्ट कारण लिखो, बहुजन्म, बहुजन्म, बहुत सारे जन्म।
लिखो, कुछ अध्ययनों से यह पता चला है कि यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं, यदि एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती हैं, तो उनमें भाषा विकास विलंब से होता है। क्यों विलंब से होगा? भाषा विकास विलंब से होता है। क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण है कि बच्चे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं। हो गया? और दोनों ही अपरिपक्व होते हैं। अनमैच्योर्ड, दोनों ही अपरिपक्व होते हैं। जैसे अगर कोई एक बच्चा गलत शब्द प्रोनाउंसिएट करता है, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक नहीं हुआ किसी शब्द का, तो दूसरा बच्चा भी वही गलत शब्द तो सुना, और गलत शब्द सुना तो वही बात वो रिपीट करेगा। यानी एक बच्चा अगर गलत किया तो दूसरा बच्चा भी उसका नकल करता है, तो नकल किया तो उसका भी गलत हो गया, तो भाषा का विकास क्या हो गया? ठीक है। तो इसलिए बहुजन्म भी एक कारण भाषा का विकास में बाधा कर सकता है। ठीक है, ऐसा रिसर्च में पता चला है। नेक्स्ट कारण है द्विभाषावाद। वाद। तुम लोग घर में कितना भाषा बोलते हो? बहुत भाषा तुम लोग घर में बोल लेता है। जैसे बताओ तो जरा, कौन कौन तुम भाषा बोलता है? एक के घर में तुम भोजपुरियो बोलता है, खोरठा भी बोलता है। हम एक परिवार का बात कर रहे हैं, कई को भाषा बोल सकता है? कोई एक परिवार की अगर बात करें, कैमा नंबर का कारण है ये? 5वां। छठा क्या लिखे? द्विभाषावाद। प्रीति, तुम्हारे घर में कौन कौन सा भाषा बोला जाता है? 2 ठो। कौन तो? वही खोटा ठो, हिंदी ठो। हाँ। चंदन, कै गो? 1 2 3 4? 2 गो। तुम्हारा नीलम? तुम्हारा 2। यानी जहां देख रहे हैं तो मुख्य रूप से क्या देखा जा रहा है कि हम लोग 2 भाषा का यूज कर रहे हैं। तो अगर किसी परिवार में 2 भाषा का यूज होगा, यह भी एक कारण हो सकता है बच्चा का जो भाषा का विकास है वो ठीक ढंग से नहीं हो। वो सोचेगा हिंदी बोले कि खोरठा बोले, हिंदी बोले नहीं सर, कि दोनों नागपुरी नहीं बोले। सीखेगा। दोनों सीखेगा तो एक बच्चा अभी छोटा पनप ही रहा है और उसको 2 चीज सिखाने के लिए जोर दे दिया जाए तो थोड़ा दोनों डिले हो मिक्स सकता है ना करके उसके। बोलेगा, कहीं कहीं वो हाँ, भी डाल देता है। इसीलिए तो खिचड़ी हो जाता है, हाँ। बोलना पड़ जाता है। तो ये भी एक कारण है द्विभाषावाद। द्वि मतलब 2। अगर परिवार में 2 भाषा का यूज हो रहा है तो इससे भी भाषा के विकास में प्रॉब्लम होता है, या डिले होता है, लेट होता है। लिखो, यदि कोई परिवार द्विभाषी है, यदि कोई परिवार द्विभाषी है, तो ऐसे बच्चों का
तो ऐसे परिवार के बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है। ऐसे बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है उदाहरण देना जरूरी है। जैसे जैसे अगर किसी परिवार में माँ शुद्ध हिंदी बोलती है, अगर किसी परिवार में माँ शुद्ध हिंदी बोलती है और पिता घर में सिर्फ अंग्रेजी बोलता है, तो उस परिवार का बच्चा हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों सीख जाता है। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों सीख जाता है, परंतु भाषा के विकास की दर इसमें प्रभावित होती है। कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। हो गया। छठा कारण, सातवां कारण संवेगात्मक तनाव। संवेगात्मक तनाव, एक एग्जांपल लेते हैं पहले, उसके बाद लिखते हैं। क्या होता है संवेगात्मक तनाव? घर में बच्चा है, बाप किधरों से आया, दो चाटी लगाया, चल पढ़ने बैठ। किधरों से आया, पढ़ने बैठ, जब आए तब पढ़ने बैठ। ठीक है, वो खेल रहा है तब भी पढ़ने बैठ, पढ़ रहा है तब भी पढ़ने बैठ, और चाटा लगा करके। ठीक, अब छोटा सा बच्चा है, उसको खेलना भी तो जरूरी है। ठीक है, फिर तुमको सुबह में 1 बजे सुबह में 6 बजे उठ जाना है तो उठ जाना है, चाहे जैसे भी हो तुमको उठना है। नहीं उठेगा तो दिया पानी डाल। मतलब कोई बच्चा है, उस पर प्रेशर डाल करके अगर कोई चीज कराया जाए तो ऐसे बच्चों के भी भाषा विकास में प्रभाव पड़ता है। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो बाप से दूर होने लगेगा, चाहेगा ही नहीं कि हम उसके आसपास फटके। ठीक है, ऐसा जगह पे सोएगा कि बाप उससे दूर रहे, कि पानी नहीं डाले भोरे में, या जबरदस्ती नहीं उठाए भोरे में, है ना। तो जबरदस्ती भी नहीं करना है, जबरदस्ती भी नहीं करना है। अगर आप एक छोटे से बच्चे के जो उसमें सीख रहा होता है, उसी समय उसको जबरदस्ती किसी तरह से दबाव डाल करके पढ़ो या करो या उठो या बैठो या खेलो जबरदस्ती, तो उसमें भी उसके भाषा विकास में प्रभाव पड़ेगा। तो उसी का नाम दिया संवेगात्मक तनाव। देखो, जिन बच्चों के संवेगों या भावों को जिन बच्चों के संवेगों या भावों को कठोरता पूर्वक दबा दिया जाता है, कठोरता पूर्वक दबा दिया जाता है, ऐसे बच्चों में भाषा विकास देर से होता है। क्यों देर से हुआ?
क्या कारण हो सकता है प्रीति देर से होने का? जबरदस्ती अगर कोई चीज का उसका मन का बात को दबा दे तो क्या कारण है कि देर से? तो सुनते 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 बेटा भी हो जाता है निठुर, ठीक है, एकदम ढीठ हो गया वो। और जब ढीठ हो गया तो बापों को नहीं समझेगा। अब उसको जो बोलना है वो बोलेगा, लेकिन बोलेगा देर से ही सही, लेकिन वो भाषा तो विकास होगा लेकिन देर से होगा। और जब देर से होगा तो ऐसा होगा कि फिर बाप फिर चुप हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगा, ठीक है। तो कठोरता पूर्वक भी किसी के भाव या संवेगों को नहीं दबाना चाहिए, खासतौर पे बच्चों का। नेक्स्ट, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व यहाँ भी एक लाइन लिखा है, कुछ अध्ययनों से यह पता चला एक साथ अधिक संतानें उत्पन्न होती है तो उनमें भाषा विकास दुर्लभ होता है। एक साथ अधिक संतानें मतलब दो बच्चा नहीं होता है क्या? एक बच्चा का, एक माँ का एक साथ तब जुड़वा नहीं बच्चा होता है क्या? अब दोनों बच्चा है तो एकदम बिल्कुल पैरेलल में है, दोनों एक ही साथ सुन रहा है, एक ही साथ देख रहा है। अब एक बच्चा उधर जाकर के गलत शब्द सुन करके आया और घर में आकर के बोला, दूसरा बच्चा उससे सीख लिया, नकल किया, उसका भी गलत हो गया। तो यही बोला बहुजन। बहुजन मतलब एक साथ, जैसे जुड़वा बच्चा हो गया। क्या लिखे हम लोग? व्यक्तित्व लिखो। फुर्तीले चुस्त और बहिर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों का, फुर्तीले चुस्त और बहिर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों का फुर्तीले चुस्त और बहिर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों का भाषा विकास हो गया। फुर्तीले चुस्त और बहिर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों का भाषा विकास अंतर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों की तुलना में अंतर्मुखी स्वभाव वाले बच्चों की तुलना में अधिक जल्दी से होता है तथा बेहतर होता है। अधिक जल्दी से तथा बेहतर होता है। अधिक जल्दी से तथा बेहतर होता है। अधिक जल्दी से तथा बेहतर होता है। क्या समझे इस लाइन से? एक बच्चा है जो बहुत एक्टिव है, हर चीज में उसका दिमाग खूब चलता है, और एक बच्चा है जो अपने में मस्त रहता है, ठीक है, उसको दूसरे से मतलब नहीं है। हालांकि पढ़ने में ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर भाषा विकास की बात करें तो जो बाहर वाला बच्चा है जो इधर उधर ज्यादा कर रहा है उसमें ज्यादा तेजी से होगा और ज्यादा बेहतर भी होगा, ठीक है। अपने अंदरे में रह जाए, गुमसुम बैठा हुआ रहे, ठीक है, दूसरों से मतलब नहीं रखे, तो उसमें जल्दी भाषा का विकास संभव नहीं है। लास्ट कारण लिखो, प्रशिक्षण विधि। प्रशिक्षण विधि आप कैसे बच्चा को ट्रेनिंग करेंगे, इस पे भी तो उसके भाषा का विकास का अंतर पड़ेगा ना। देखो, बच्चों के भाषा विकास में उनको दिया जाने वाला प्रशिक्षण का अहम योगदान होता है। उनको दिया जाने वाला प्रशिक्षण का अहम योगदान होता है। भाषा के बारे में यदि होता है, हाँ,
भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक शिक्षा दिया जाए तथा भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक शिक्षा दिया जाए तथा उनका प्रयोग व्यवहारिक रूप से नहीं किया जाए फिर से बोल रहे हैं, यदि सैद्धांतिक रूप से सैद्धांतिक शिक्षा दिया जाए तथा उनका प्रयोग व्यवहारिक रूप से नहीं किया जाए, उनका प्रयोग व्यवहारिक रूप से नहीं किया जाए, तो उस भाषा में अभिव्यक्त कौशल, उस भाषा में अभिव्यक्त कौशल का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। अभिव्यक्त कौशल का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। सिद्धांत हम बता दिए क्या कि सुबह में मम्मी पापा को ये बोलना है, ठीक है, और वो प्रयोग ही नहीं करें, तो प्रयोग नहीं करेंगे तो भाषा में उसका कोई अर्थी हुआ नहीं उचित। सैद्धांतिक रूप से हम उसको बता दिए कि ऐसा ऐसा सिद्धांत ऐसा ऐसा करना चाहिए, और उसका व्यवहार में प्रयोग ही नहीं करेंगे तो उसका कोई मूल्य हुआ, कुछ हुआ, उससे भाषा के विकास में उसका कोई योगदान हुआ नहीं हुआ। अगर आप उसको कोई चीज बताए हैं सैद्धांतिक रूप से तो उसको व्यवहार में भी लाइए। अगर व्यवहार में आ गया तब तो ठीक है, व्यवहार में नहीं आया तो उसका किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ ही है। किताब घर में खरीद के लाइए दिए, एक दो बार पढ़ियो लिए, दिमाग में बैठवे नहीं किया, एग्जाम में आया, गए, क्वेश्चन आया, नहीं बना पाए, क्या फायदा। न तो उस किताब को खरीदने का उचित हम लोग कुछ कर पाए, और नहीं पढ़े, मेहनत जो ही आधा घंटा किए होंगे उसको पढ़ने में, उस आधा घंटा का भी कोई उपयोग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसी चीज से वो क्वेश्चन आया और हम क्वेश्चन को बना ही नहीं पाए, आउटपुट जीरो। यही बात हो गया कि खूब दिन भर एकदम ठेल रहे हैं पहाड़ को और पहाड़ हिलबे नहीं किया। शाम में बोला पापा क्या किया, पापा पूछा क्या किया जे, पहाड़ को आज हम ठेल करके आए। तो कितना दूर हिला? तो कुछ नहीं हिला, तो क्या फायदा, कोई फायदा हुआ? तो ऐसा काम नहीं करना है जहां पे आउटपुट नहीं मिले। तुम खूब मेहनत किए साल भर 10वां का परीक्षा के लिए और रिजल्ट हो गया फेल किसी भी वजह से, तो साल भर का मेहनत तुम्हारा गया पानी में। क्योंकि आदमी क्या देखता है? आउटपुट देखता है, क्या आपका परिणाम आया। दो महीना से यहाँ आ रहे हो, कितना क्या तारीख से आ रहे हो तुम लोग? 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर से आ रहे हो, 10 दिसंबर तक पढ़ोगे, क्या 15 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो जाएगा। पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, 2 महीना, और दिसंबर 10 दिन, कितना? 60 20 80, 60 20 80 दिन हुआ ना। अब 80 दिन ना, या 85 दिन या 90 दिन, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कितना पाएंगे? 180 घंटा, और किसी किसी दिन 3 घंटा 4 घंटा, तो 200 घंटा। अब 200 घंटा का रिजल्ट क्या होना चाहिए? सीटेट में 110 नंबर। सीटेट में कितना? 110 नंबर नहीं आया, बहुत मेहनत की है, 60-65 में रह गए, फायदा कुछ हुआ? कितना में पास होता है? हैं? 90 के पास, 80 के पास, यो नहीं पता है। 80 के पास, प्रीति सीटेट में कितना में पास मार्क्स है? 80 के पास में, पास में। ये है शायद 80 80 है ना? 80 प्लस ही है शायद, 90 से पार नहीं फायदे में है। 80। तो हम लोगों को टारगेट लेके क्या चलना है? 100 प्लस, 110 के आसपास। तो 110 के आसपास अगर जितना में भी हो, हमको टारगेट लेके जाना 110। और जब 110 में सभी तुम लोग कहाँ पे हो? किसी का 79, किसी का 75, यही ना। तो 50 क्वेश्चन पे और मेहनत करना है ना। तो वो उस पोर्शन को देखो जिसमें मेहनत करके हम 50 क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। जैसे हिंदी वाला है, हिंदी में किसी का 20 सही हो रहा है या 18 सही हो रहा है, तो उसको 30 में से 30 कर लो। 30 में से 30 टारगेट रखेंगे तो 30 नहीं बनेगा, 28 तो बनेगा, 26 तो बनेगा, हम आगे की ओर तो जाएंगे। ठीक है, तो एकदम अब ध्यान देना है 5 सेक्शन में। 30-30 क्वेश्चन का जो 5 सेक्शन है
पांचों सेक्शन में ध्यान देना, हम लोगों को कम से कम 40 क्वेश्चन सही करने का कोशिश करना है हर सेक्शन से। तो 40 पंचे नहीं 30 क्वेश्चन रहता है ना सेक्शन का, तो 25 मान के चलते हैं, 25 26 को 25 बच्चे 125, 125 नहीं, हम क्या कर रहे हैं 115 का टारगेट लेके चलो, 115 110 का, 115 110 का टारगेट लेके चलेंगे। नेगेटिव मार्किंग होता है क्या? नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होता है, सब 150 150 रंगेगा, तो रंगने से नंबर नहीं आता है, रंगने से नंबर नहीं आता है। खाली रंग दिया तो इसका मतलब नहीं है कि तुमको नंबर आ ही जाएगा। जो रंगा उसको तुम निगेटिव में मान के चलो, एक आध को, इस बार तक नहीं है, अगले बार से होगा। ठीक है। तो अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब 150 में 150 तो सभी कोई रंगेगा, रंगने से नंबर आएगा नहीं। अगर तुम मान लो कि तुम 25 क्वेश्चन तुम्हारा छूट रहा है और इस 25 में से रंग रहे हो, तो चलो 5 को क्वेश्चन सही हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी होगा कि 5 को क्वेश्चन सही हो सकता है। लेकिन तुम बना रहे हो 80 गो, आप 70 गो रंग रहे हो ऐसे ही अंदाजे, इस 70 गो में से कितना % चांस है कि तुम्हारा सही होगा? मुश्किल से 15 गो सही हो गया तो बहुत है, अंदाजे मुश्किल से 15 क्वेश्चन सही हो गया तो बहुत है। तो 80 और 15 95 आएगा। इसमें अगर कुछ गलत हो गया खत्म हो जाएगा। इसलिए तो कोशिश करना है कि 110 तक जाके सही बनाए, बाकी 40 को रंग में करेंगे बजाय बजरंगबली, ठीक है। तो हर सेक्शन को बनाओ, जो जो चीज छूट रहा है, हाँ उसमें से जो भी छोटा मोटा है तो फोन करके हमसे पूछ सकते हो कि जो दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, आप भाषा के बारे में बात कर लिए, क्या भाषा में विकार होता है, कुछ गलतियां होती हैं? तो होता है, तो किस प्रकार का विकार होता है? तो अगला टॉपिक है भाषा का विकार या भाषा विकार। भाषा विकार, भाषा से क्वेश्चन है तभी तो हम पढ़ा रहे हैं। इसे तीन क्वेश्चन हमें देखे हैं 2012 में, तो अगर 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पकड़ा जाए तो बल्ले बल्ले है ना। भाषा विकार, देखो यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर, यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, यदि बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें क्या दोष उत्पन्न होता है? भाषा दोष। तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है। और अगर कोई बच्चा का भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है, कहीं भी जाता है, जब भी कभी कुछ बोलता है तो उससे गलती है बोला जाता है। तो 10 गो बच्चा के सामने बोला, फिर 5 गो बच्चा के सामने बोला, फिर 2 गो बच्चा के सामने बोला, मान लो 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, तो बच्चा सब क्या करेगा? बच्चा सब क्या करेगा? हंस देगा। हंस देगा यानी कुटिल भावना से उसको देखने लगा, रहे तुमको ये नहीं आता है, तुमको वो नहीं आता है। तो 2 दिन 4 दिन तो बर्दाश्त मान ले बच्चा करेगा, जाएगा आएगा। रोज रोज अगर उसके ऊपर हंसने लगे लोग तो बच्चा उसके पार अब जाएगा, फिर दोबारा से नहीं जाएगा, वो उस सबसे दूर हो जाएगा। तो दूर हो जाएगा, फिर भाषा में क्या हो गया? विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए बच्चा को, क्योंकि वो तो जो अभी तुम बताओगे वही सीख रहा है, खाली पन्ना है बिल्कुल, उसमें जो लिखोगे वही लिखाएगा, ठीक है। तो क्या बोला इसमें कि भाषा दोष उत्पन्न हो जाता है कब? जब बच्चा का स्वर यंत्रों पर नियंत्रण, हालांकि उसके हाथ में नहीं है वो चीज, उसके हाथ में नहीं है, उसका डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं नियंत्रण कर पा रहा है, जीव फिसल जा रहा है या तुतला रहा है, ठीक है। किसी भी तरह से उसका मतलब भाषा में विकार आ गया, विकार आ गया तो क्या हो गया? 10 को के सामने बोल रहा है, 10 को सामने बोला, 10 बच्चा बार बार उस पर हंसने लगे तो उससे दूर हो जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो समाज से क्या करेगा? कतराने लगा। देखो, भाषा विकार उत्पन्न हो जाने की स्थिति में, भाषा विकार उत्पन्न हो जाने की स्थिति में बच्चा समाज से कतराने लगता है तथा उनके अंदर, इतना लेट करोगे तो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है ना।
भाषा विकार उत्पन्न हो जाने के स्थिति में, हाँ बोलो आगे, उतने लिखी है, बताओ हम क्या सोचे भुला भी दिए। भाषा विकार उत्पन्न हो जाने की स्थिति में बच्चा समाज से कतराने लगता है तथा उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। हीन भावना पैदा हो जाती है तथा वह अंतर्मुखी स्वभाव का हो जाता है। तथा वह अंतर्मुखी स्वभाव का हो जाता है। अब जैसे ही अंतर्मुखी हो गया मतलब उसमें भाषा का विकास तेजी से नहीं होगा, वो अपने आप में बढ़ने लगा, वह अंतर्मुखी स्वभाव का हो जाता है। भाषा दोष आ जाने पर, भाषा दोष आ जाने पर बच्चों के शैक्षिक विकास, शैक्षिक विकास भी प्रभावित होता है। शैक्षिक विकास भी, नेक्स्ट लिखो, भाषा विकार मुख्यतः, भाषा विकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। भाषा विकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला ध्यान परिवर्तन, ध्यान परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण। तीसरा हकलाना, चौथा तुतलाना, तुतलाना, और पांचवा अस्पष्ट तीव्र वाणी, अस्पष्ट तीव्र वाणी। बहुत तेजी से बोलता है, स्पष्ट नहीं है, सामने वाले को समझे में नहीं आ रहा है। अस्पष्ट तीव्र वाणी। कभी कभी बोलता है इतना ज्यादा ना, मेरा भाई है बहुत स्पीड से बोलता है, समझ नहीं आता। तो वही भाषा विकार है उसको। एक ही साथ हुआ था क्या? दोनों एक ही साथ नहीं ना हुआ है। ठीक है, अब भाषा के बारे में सब बात हो गया। चिंतन, नेक्स्ट चिंतन। भाषा के बारे में 3 क्लास लग गया है, 4 घंटा लग गया भाषा पढ़ाते पढ़ाते। है कुछ भी नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्या क्वेश्चन आ जाएगा पता नहीं। नेक्स्ट टॉपिक चिंतन। क्या होता है चिंतन प्रीति? बोलो ना, अंतर्मुखी काहे हुआ है, बहिर्मुखी हो ना, हमसे बात करो ना। इसके बारे में सोचना सर, कोई चीज लेना है उसके बारे में मन मन सोचना, जैसे चढ़ना है किसी एरोप्लेन में, मन में सोचना कैसे उसमें है, क्या क्या है। चिंता कब शुरू होता है?
जब से मतलब कोई दुख होता है, कोई दुख होता है तब शुरू होता है। जब तक दुख नहीं है तब तक चिंता कोई करता नहीं है। ठीक है, क्या है ऊपर में, कुछ तो है। दूसरा, चिंतन और कब करता है, जब हम लोग ये सोचने लगते हैं सीटेट का एग्जाम 15 तारीख से है, सीटेट का एग्जाम 15 तारीख से है, मेरा अंग्रेजी तो अभी नहीं हुआ है, मेरा हिंदी तो सही नहीं हो रहा है, सीडीपी में 28 को तो सही हो जाता है, कहो सीडीपी में कहो सही होता है, 25-26 को होता है कि नहीं सही। इसमें एक और कौन सा, ईवीएस में, ईवीएस में कहो सही होता है, प्रीति कहो सही होता है ईवीएस में। तो चिंतन करने लगता है, 80-85 नंबर लाना है, 30 इसमें 60, हिंदी में 10 को सही हो रहा है तो 70, ईवीएस में 15 को सही करना होगा, 20 को सही करना होगा। चिंतन करना लोग शुरू कर देता है कब, जब समस्या आया। कौन सा समस्या आया, जब सेट बनाए और क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, 80 को पारे नहीं हो रहे हैं, 90 पारे नहीं हो रहे हैं, तो चिंतन लोग करने लगेगा। तो तुम्हारे से तो रिलेटेड है चिंतन, चलो लिख लो। चिंतन, थॉट, THOUGHT, चिंतन है, देख लिए। अच्छा ये बताओ, चिंतन कहाँ होता है, पैर में, तब आंख में, नहीं ना नाक में। चिंतन कहाँ होता है, मस्तिष्क में। तो चिंतन एक ऐसी गतिविधि है जो मस्तिष्क में हमेशा चलते रहती है, जो मस्तिष्क में हमेशा चलते रहती है। जो मस्तिष्क में हमेशा चलते रहती है। लिखो, चिंतन प्रारंभ तब होता है, चिंतन प्रारंभ तब होता है जब व्यक्ति के पास कोई समस्या आती है। जब व्यक्ति के पास समस्या आती है और वह उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। हो गया, समस्या आती है तो क्या करता है, समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। देखो, चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है। चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है। चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है। विश्लेषणात्मक पद्धति है तथा मानव स्वभाव की यह एक सामान्य प्रक्रिया है। तथा मानव स्वभाव की यह एक सामान्य प्रक्रिया है। हो गया, सामान्य प्रक्रिया। लिख ली प्रीति, कुछ कुछ उधर से आवाज आना चाहिए मुझे भी। जूली, छूट रहा है क्या कुछ? नहीं छूटा सर। ठीक है, देखो, चिंतन कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करता है। चिंतन कई प्रकार की मानसिक संरचनाओं पर निर्भर करता है।
जैसे संकल्पना, संकल्पना, कौमा तर्क, संकल्पना कौमा तर्क आदि। अब सब क्या शब्द आ गया? संकल्पना। तो नेक्स्ट लिखो संकल्पना। क्या होता है संकल्पना? संकल्पना पर डिपेंड करता है चिंतन। तो संकल्पना होता क्या है? और संकल्पना को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका कहीं भी हाथ नहीं रुकेगा। देखो संकल्पना चिंतन का मुख्य तत्व है। संकल्पना चिंतन का मुख्य तत्व है जिसके अंतर्गत किसी के लक्षण जैसे मीठा, खट्टा, कौमा किसी के भाव जैसे क्रोध, भय, हो गया ना? उसके बाद कौमा देना है, उसके बाद लिखना है किसी के भाव जैसे क्रोध, भय। खट्टा मीठा पहले लिखवाए। हम बोले संकल्पना के स्टेटमेंट पढ़ो। किसी के लक्षण जैसे खट्टा मीठा, कौमा किसी के भाव जैसे क्रोध, भय, हो गया, आदि आते हैं, आदि आते हैं। नीचे लिखो संकल्पनाएं वस्तुओं, क्रियाओं, विचारों, संकल्पनाएं वस्तुओं, क्रियाओं, विचारों व जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती है। जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती है। हो गया? जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती है। लिखो संकल्पनाएं, नीचे संकल्पनाएं ऐसी मानसिक संरचनाएं हैं, ऐसी मानसिक संरचनाएं हैं जो हमारे ज्ञान को, ऐसी मानसिक संरचनाएं, ऐसी मानसिक संरचनाएं हैं जो हमारे ज्ञान को, जो हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध रूप प्रदान करती है, जो हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध रूप प्रदान करती है। हो गया? हम संकल्पनाओं का सीधा निरीक्षण नहीं कर सकते। हम संकल्पनाओं का सीधा निरीक्षण नहीं कर सकते, परंतु व्यवहार देखकर
व्यवहार देखकर उनका अनुमान लगा सकते हैं। व्यवहार देखकर उनका अनुमान लगा सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कोई किसी ने संकल्प कर ले लिया, दो आदमी से बातचीत हुआ, थोड़ा सा मन मुटाव हुआ, संकल्प कर लिया अब हमको अपना भाई से बात नहीं करना है, अब हमको अपना भाई से बात नहीं करना है। लेकिन बाप माई को तो कह नहीं सकता है, ठीक है। तो जैसे ही भाई तो उधर आया, वो थोड़ के चल दिया इधर, ठीक। उसको कुछ कोई बोला, निकल दिया उधर, ठीक है। उस संकल्प मन में क्या है, क्या कि हमको इससे बात नहीं करना है, लेकिन किसी को समझ बताना भी नहीं है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से तो तुमको दिखा नहीं कि संकल्पना क्या क्या है मन में, क्या संकल्प लिया मन में, ये तो दिखा नहीं। लेकिन उसका व्यवहार देख करके तुम लग जाएगा कि लगता है कि मन मन में सोचा कि इसको अब भाई से बात नहीं करना है, बातचीत उससे करना ही नहीं चाहता, तो उसके मन में संकल्प हो गया, लेकिन डायरेक्ट बोल नहीं रहा है किसी को, ठीक है। तो संकल्पनाओं का क्या कर सकते हैं हम लोग, निरीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन जो सामने वाला का जो व्यवहार है उस पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, मनुष्य होने के कारण, मनुष्य होने के कारण हमारे आसपास वस्तुओं, हमारे आसपास की वस्तुओं, घटनाओं, हमारे आसपास की वस्तुओं, घटनाओं या प्रत्यक्ष की गई, या प्रत्यक्ष की गई आवश्यक लक्षणों, आवश्यक लक्षणों को अमूर्त रूप से, को अमूर्त रूप से धारण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, क्या बोले, एक बार फिर से बोलो। मनुष्य होने के कारण हमारे आसपास की वस्तुओं, घटनाओं या प्रत्यक्ष की गई आवश्यक लक्षणों को अमूर्त रूप से धारण करने की शक्ति होती है, शक्ति होती है। हो गया। दूसरा शब्द लिखे थे तर्क, क्या लिखे थे, तर्क। तो दूसरा नंबर लिखो तर्क। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तर्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। तर्क को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। ARGUMENT। हमसे आर्गुमेंट मत करना, लेकिन आर्गुमेंट का हिंदी क्या होता है बहुत लोग, कम लोग जानता है। तर्क करना, हमसे तर्क मत करो, ठीक है। नहीं, वो एक अलग चीज है। लिखो, तर्क चिंतन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, तर्क चिंतन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, तथा इसमें अनुमान संलग्न है। अनुमान के आधार पर ही लोग तर्क करता है ना, तथा इसमें अनुमान संलग्न है। देखो, तर्क, तर्क समस्या के समाधान में उपयोगी साबित होता है। तर्क
समस्या के समाधान में उपयोगी साबित होता है तथा इसके आधार पर निष्कर्ष निकालकर निर्णय लिया जाता है। इसके आधार पर निष्कर्ष निकालकर निर्णय लिया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सीटेट का जैसे ही फॉर्म भरा सब कोई, तब दिल दिमाग में आने लगा कि पढ़े तो कुछ नहीं है। अब फॉर्म में लगा दिया कितना, 1000, कितना लगा था हैं, 1200, बाबा रे। तो 1200 का फॉर्म भर दिए। गार्जियन पूछेगा बाबू 1200 का तो फॉर्म भरे हो, पास उस करोगे कि नहीं करोगे? तो दिमाग में बहुत तरह का तर्क आने लगा। क्या तर्क आने लगा? हाँ खुदे से पढ़ लेंगे पहला बार, तो देखे करके एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन, पता चला हाँ कर तो लेंगे लेकिन बहुत कम कर पाएंगे, किसी का मार्गदर्शन चाहिए। तो मार्गदर्शन चाहिए तो भाई ऑप्शन खोजो, ढूंढो आसपास में कोई क्या नजर आ रहा है जहां हम जा सकें, जहां हमको व्यवस्था मिल सके। ठीक है, फिर तर्क लेकर के एक निष्कर्ष पर पहुंचे क्या कि अपने से नहीं, थोड़ा गाइडेंस लेना है। कोई सोचा नहीं हम अपने से कर लेंगे, तो उसका तर्क वहां खत्म, सेल्फ स्टडी में लग गया। दूसरा क्या सोचा कि नहीं हमको थोड़ा गाइडेंस चाहिए, हमको सहायता चाहिए, तो तर्क निकाला कि कहाँ से मतलब सहायता मिले आसपास में, जहां हम मतलब आसानी से हमको मिल जाए। ठीक है, तो तर्क निकाले। तब क्या हुआ, अनुमान लगाए कि हाँ वहां पर अगर जाएंगे तो हम इतना % तैयारी कर लेंगे और इससे हम पास हो जाएंगे। अनुमान लगाए, तब निष्कर्ष में क्या पहुंचे कि हाँ हमको अब वहां जाना है। निर्णय ले लिए, क्या किए, निष्कर्ष निकाल करके क्या निर्णय लिए कि अब हमको वहां जाना है, हमको वहां पे पढ़ना है, तभी हमारा सीटेट पास होगा। ठीक है, तो तर्क क्या करता है, बहुत सारे कोई भी समस्या जब आता है तो तर्क लेकर के एक निष्कर्ष पे लोग पहुंचता है, और निष्कर्ष बच्चा पहुंच गया कि हाँ हम इस माध्यम से जाएंगे तो हमारा परिणाम सही होगा, है ना। तो तर्क हर जगह काम आएगा। तो यही लाइन लिखवाए, क्या लिखवाए, क्या लिखवाए कि निष्कर्ष निकालकर निर्णय लिया जाता है। एक और पॉइंट लिख लो इसका, तर्क में हम वातावरण से प्राप्त जानकारी, तर्क में हम वातावरण से प्राप्त जानकारी और मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का फिर से बोल रहे हैं, तर्क में हम पर्यावरण से प्राप्त जानकारी, लिख ली नीलम, और मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का कतिपय नियमों के अंतर्गत फिर से बोले, तर्क में हम पर्यावरण से प्राप्त जानकारी और मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का कतिपय नियमों के अंतर्गत उपयोग करते हैं। कतिपय नियमों के कितने प्रकार का चिंतन होता है, सॉरी तर्क, चिंतन तो खत्म हो गया ना, तर्क। अरे कोई एक नियम बना हुआ है, उसी नियम के ही आधार पर चलना है, नियम को छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो एक विशेष नियम बना हुआ है उसी नियम के अंतर्गत ही चलना है। तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं, तर्क का। तो तर्क कितने प्रकार का हो सकता है, लिखो, तर्क 2 प्रकार के होते हैं।
तर्क दो प्रकार के होते हैं। पहला निगमन, ऐसे बनाना, और दूसरा आगमन। तर्क दो प्रकार के होते हैं, निगमन और आगमन। ऐसे बनाओगे तो फोटो याद रहेगा। अब लिखो निगमन, लिखो निगमन। निगमन तर्क में हम पहले दिए गए किसके ठीक है। क्या लिखे? हम पहले दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। पहले दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है। दूसरा लिखो आगमन। देखो आगमन तर्क में हम उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर, आगमन तर्क में हम उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। सीआईडी कौन कौन देखता है? हैं? सीआईडी सीरियल कौन कौन देखता है? नहीं, एकदम में नहीं। प्रीति कभी कभी देखता है। प्रीति सीआईडी क्या क्या देखता है? देखो जब तक आसपास के घटनाओं से संबंधित नहीं करोगे तो भूल जाओगे ये सब चीज। ठीक है, आगमन में क्या था, निगमन में क्या था। प्रीति सीआईडी क्या क्या देखा? कोई घटना कहीं हुई, कोई मर्डर हो गया किसी जगह, क्या हो गया? मर्डर। तुरंत सीआईडी पहुंचा, पुलिस पहुंची। जैसे ही सीआईडी पहुंचा तो तुरंत क्या करता है, जो जगह है, घटना स्थल है, उसको क्या करता है, बैरिकेड कर देता है, घेर देता है। इसके अंदर कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं आएगा, ना अंदर से कुछ जाना है ना अंदर से कुछ आना, जो जहां है वहां एकदम रहो। ठीक। जैसे ही इसको घेरा तब यहाँ पे उपलब्ध जो भी प्रमाण है उस प्रमाण को एकत्र करता है। उस प्रमाण को क्या करता है? एकत्र करता है, और इसी के आधार पर निष्कर्ष निकालता है क्या क्या हुआ होगा। सपोज कि लाश अगर ऐसे गिरा हुआ है और दीवार से इतने दूरी पर है, खिड़की इस जगह है, तो खिड़की से गिरा है कि खिड़की से धकेला गया है। ठीक है, हर चीज को वो लोग उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने का कोशिश करता है। वहां पर फिर जब वहां से बाहर निकला, घर पहुंचा, मतलब पुलिस थाना पहुंचा, जो भी उसका हेडक्वार्टर है वहां पहुंचा, तो उन प्रमाणों को जांच के लिए भेज देता है। किस चीज के लिए भेज देता है? जांच के लिए। फिर वहां से एक रिपोर्ट आता है कि सर ऐसे 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 हुआ होगा। अब उन तथ्यों पर जो कथन उसमें लिखा हुआ है, जो सेंटेंस, जो रिपोर्ट बना हुआ है, उस रिपोर्ट पर ये लोग दिमाग लगाना
शुरू करता है कि इसमें ये लिखा हुआ है तो ऐसा हुआ होगा, यहाँ इसमें ये लिखा हुआ है तो ऐसा हुआ होगा। तो एक ही जगह हम दोनों एग्जाम्पल दे दिए, आगमन और निगमन। आगमन में प्रमाण, आगमन में प्रमाण, और निगमन में दिया गया कथन। डॉक्टर लिख दिया क्या कि इस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु गला दबाने के कारण हुई है। क्या स्टेटमेंट दिया? गला दबाने के कारण। यानी कोई ना कोई थर्ड पर्सन वहां है जो गला दबाया होगा, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो एक कथन क्या लिखे डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस किस कारण से हुई है? गला दबाने के कारण। तो अब सीआईडी उस पर जांच करना शुरू करेगा कि भाई वहां क्या क्या सामान मिला था, तो ये मिला था, देखा एगो अंगूठी मिल गया, सपोज कि एक अंगूठी मिल गया घटना स्थल पर, तो पक्का है कि वो आदमी वहां मौजूद होगा, ठीक है, या फिर पहले मौजूद होगा, घटना होने से पहले भी मौजूद हो सकता है, घटना के बाद भी मौजूद हो सकता है। तो घटना से पहले अगर मौजूद है या घटना के समय मौजूद है तो उसको पूछताछ के लिए बुलाएगा, इंक्वायरी होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो आगमन में हम प्रमाण पर डिपेंड होते हैं कि क्या प्रमाण है आसपास में, और निगमन में हम किस में? तो कथन पर, दिए गए कथन के आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो एक ही एग्जाम्पल लिया, दोनों चीज आगमन और निगमन समझा दिया। भुलाएगी क्या प्रीति? निगमन में क्या होता है? निगमन, भाग गई क्या तुम लोग? जूली, निगमन में क्या होता है? ऑनलाइन का यही है। निगमन में क्या होता है? दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष निष्कर्ष निकालते निकलता है। हैं। और हाँ, और आगमन में? आगमन में तर्क में हम उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। जो भी प्रमाण मिला सामने में उसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रकार का क्या हो गया? तर्क हो गया। लिखो, अधिकतर वैज्ञानिक तर्कों में, अधिकतर वैज्ञानिक तर्कों में अधिकतर वैज्ञानिक तर्कों में, अब बताओ तुम लोग, साइंटिस्ट जो है वो कथन पर विश्वास करेगा कि प्रमाण पर विश्वास करेगा? तो अगर वो साइंटिस्ट प्रमाण पर विश्वास करेगा तो अगर पूछ दे कि जो भी वैज्ञानिक हैं वो किस आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, निगमन पर या आगमन पर, तो क्या लिखेंगे? आगमन। समझ में आ गया? तो अधिक क्या लिखा है? अधिकतर वैज्ञानिक तर्कों में आगमन, आगमन, अधिकतर वैज्ञानिक तर्कों, तर्कों लिखा है, अधिकतर वैज्ञानिक तर्क आगमन प्रकृति के होते हैं। 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 बस हो गया। तो चिंतन में कौन कौन सा शब्द आ गया? संकल्पना और तर्क। एक और शब्द आता है तीसरा, सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सृजनात्मक चिंतन। क्या होता है सृजनात्मक चिंतन? लिखो, सृजनात्मक चिंतन, चिंतन, चिंतन की एक नवीनतम तकनीक है। नवीनतम तकनीक है। सृजनात्मक चिंतन चिंतन की एक नवीनतम तकनीक है।
एक नवीनतम तकनीक है जिसमें जिसमें किसी विषय, तथ्य, घटना, विषय, तथ्य, घटना, वस्तु इत्यादि के बारे में नवीन दृष्टिकोण बालकों में सृजित किया जाता है। नवीन दृष्टिकोण बालकों में सृजित किया जाता है। ताजमहल कितने हैं? ताजमहल का नाम सुनिए, कहाँ है ताजमहल? कहाँ है प्रीति? जूली, कौन बनाया था ताजमहल? आगरा में। कौन बनाया है? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज। मुमताज। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। एक इंजीनियर है अभी अभी, वो भी वो ताजमहल जैसा घर बना लिया है। एकदम बिल्कुल सेम टू सेम ढांचा का बना करके अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया है। गजब है। 3 साल लगा उसको बनवाने में, सुनने में आया है, देखे एक जगह लिखा हुआ था। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि सृजनात्मक चिंतन क्या है? एक नवीन टेक्निक है, नई तकनीक है, जिसमें क्या करते हैं, बच्चों को एक वस्तु दे दिए। जैसे हम ताजमहल दिए, हम ताजमहल यहाँ पूछे, उसके पीछे कारण था। उसको ताजमहल का फोटो दिखाए और बोले भाई तुम इसके बारे में सोचो। उसको 3-4 पॉइंट दे दिए। की फैक्टर क्या दिए कि इसको बनाया किसने? शाहजहां ने। इसको किसने बनाया? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज की याद में। कहाँ बनवाया? आगरा में बनवाया। ठीक है, यमुना के किनारे बनवाया। तो यमुना के ही किनारे क्यों बनवाया? कारण बस एक ही है कि जब चांद चमकता है रात में पूर्णिमा के दिन, तो उसके जो प्रकाश से जो प्रतिबिंब पानी में बनता है ताजमहल का, वो देखने में बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, तो उसको एक नया दृष्टिकोण दिखाया, एक वस्तु दिए, उसको फोटो दिए ताजमहल का, उसको 2-4 उसका की फैक्ट दिए, उसको सोचने के लिए बोले कि तुम इसके बारे में सोचो कि आखिर यमुना के किनारे ही इस ताजमहल को क्यों बनवाया गया, किसी और जगह क्यों नहीं बनवाया गया। क्लियर? तो नए नए तरीके से बच्चों को नई नई चीजें सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए क्या हम चिंतन बनाए, उसका नाम दिए सृजनात्मक चिंतन। आप अपने दिमाग में सृजन कीजिए कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में हो, चाहे किसी वस्तु के बारे में। जगदीश चंद्र बसु का नाम कौन कौन सुना है? जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु। प्रीति सुनिए नाम, जगदीश चंद्र बसु का नाम सुनिए। नीचे देखा था, वो तो न्यूटन था। फल गिरते हुए नीचे देखा था, वो न्यूटन था, और न्यूटन का नियम वो दे दिया 3 गो। ठीक है, ग्रेविटेशन का दे दिया वो। जगदीश चंद्र बसु एक दिन खेल रहे थे शाम में गेंद, और उनका गेंद जो है पेड़ में जाके अटक जाता है। पेड़ में जाके अटक जाता है, थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो वो एक लकड़ी लेकर के उस गेंद को उतारने का प्रयास कर रहा होता है। तो माँ देख लेती है। कौन देख लेती है? माँ देख लेती है। तो माँ बोलती है कि बेटा रुक जाओ, उसको सुबह उतार लेना गेंद, तुम अभी पेड़ सो गए हैं, उसको मत जगाओ, उसको मत जगाओ। ये बात माँ का जगदीश चंद्र बसु के बचपन में ही दिमाग में बैठ गया। क्या पेड़ भी सोते हैं? क्या पेड़ भी सोते हैं? अगर नहीं सोते तो मम्मी कहती ही नहीं है ऐसी बात। तो अगर पेड़ सोते तो इसका मतलब कि पेड़ को दुख भी होता होगा। जब हम उसको काटते हैं तो पेड़ को दुख भी होता होगा, जब हम उसका पत्ता तोड़ते हैं तो उसको दुख होता होगा, क्योंकि अगर हमारे शरीर में कोई बिछुआ काट ले थोड़ा सा तो दर्द होता है। तो अगर वो सोता है मतलब वो सजीव है, और अगर सजीव है यानी उसके अंदर जीवात्मा है, इसका मतलब है उसको भी दर्द होता होगा, ठंडा लगता होगा, गर्म लगता होगा। तो उसी में उन्होंने बहुत सारे आविष्कार कर दिए। जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों से संबंधित बहुत सारे आविष्कार कर दिए। ठीक है,
कि उनमें दर्द की अनुभूति होती है। तो हम यहाँ क्यों बता रहे थे कि माँ के एक वाक्य ने उस बच्चे के दिमाग में एक ऐसी भावना डाल दी कि पेड़ पौधे सोते हैं, इसका मतलब उसको दर्द का भी अनुभव होता है, और उस पर वो रिसर्च करना शुरू कर दिए और बड़े बड़े रिसर्च कर डाले। ठीक है, तो एक वस्तु था ताजमहल, देख करके तुमने उसको ये बोला कि भाई तुम इसके बारे में सोचो। एक पौधा है, ठीक है, उसके बारे में उसकी माँ ने एक शब्द कह दिया, उसके बारे में उसने नया नया चीज सोच करके नया नया चीज विकास कर दिया। तो इसको क्या बोले, तकनीक बोले, टेक्निक बोले। किसी एक चीज को लेकर के, किसी एक चीज के बारे में सोच करके विभिन्न तरीके के तर्कों के साथ, विभिन्न तरीके के वो तर्क लगाया ना कि मम्मी क्या बोली कि पेड़ अभी सोया हुआ है, सुबह तुम गेंद उतार लेना। तो यानी पेड़ सोता है, और अगर पेड़ सोता है तो उसको दुख का भी अनुभव होना चाहिए, उसको सुख का भी अनुभव होना चाहिए। और अगर उसको दुख सुख होता है तो हम कैसे उसको मेजर करें, तो उसके लिए उन्होंने यंत्र बना दिया, उसके लिए उन्होंने यंत्र बना दिया। ठीक है, तो एक तर्क ही था, उसके दिमाग में ये तर्क चलने लगा, और तर्क चला और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। तो साइंटिस्ट बने, तो अभी हमने साइंटिस्ट को कहा कि भाई जब तक आपको प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक हम आपकी बात को मानेंगे नहीं। तो प्रमाण देने के लिए उन्होंने कई सारी चीजों का आविष्कार कर दिया। ठीक है, तो यह हो गया सृजनात्मक चिंतन। तो यही थे क्या सर, जो कि वो जीवन जो चलता है रेखा उस पर डाल के बताए थे उसमें जीवन है? नहीं, ये नहीं था। देखो, सृजनात्मक चिंतन खोज, आविष्कार, मौलिकता को जन्म देती है। मौलिकता को जन्म देती है। अब मान लो, फिर से एक बात समझा रहे हैं कि एक पौधा है, इसको हिला रहा था कौन, जगदीश चंद्र बसु, और माँ जब बोल दी उनको कि भाई पेड़ सोया हुआ है, इसको सुबह तुम अपना गेंद उतार लेना, अभी उसको छोड़ दो सोने के लिए। तो उसके दिल दिमाग में क्या चलने लगा कि इसको दुख दर्द का भी अनुभव होता होगा। उसके दिमाग में क्या तर्क चलने लगा, तो कैसा तर्क चल रहा था, सृजनात्मक तर्क, सृजन करने वाला, नया नया चीज सृजन करेंगे तभी तो हमको प्रयोग कर पाएंगे। तो उसके अंदर क्या चलने लगा, सृजनात्मक तर्क। और जैसे ही सृजनात्मक तर्क उसके अंदर चला तो वो आविष्कार कर दिया। क्या कर दिया, कई सारे यंत्रों का आविष्कार कर दिया, खोज कर लिया। ठीक है, कई सारी बातों का नया नया खोज कर लिया, जो लोग नहीं जानता था उसका खोज कर लिया। और क्या करते हैं, उसके अंदर क्या आया, मौलिकता का जन्म हुआ। उसके बारे में सोचने लगा कि आखिर मूल रूप से आखिर हो क्या रहा है, मूल रूप से आखिर हो क्या रहा है। तो अगर किसी चीज के पास पहुंचना है कि ये सो रहा है, इसके अंदर क्या है, जीव है, इसके अंदर दुख है, इसके अंदर सुख है, इसके अंदर दर्द हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे चीज के बारे में वो सोचने लगा, एक पेड़ के बहुत सारे चीजों के बारे में सोचने लगा। यानी उसका दिमाग क्या हो गया, डाइवर्ट हुआ, बहुत सारी चीजों की ओर डाइवर्ट हुआ। एक तथ्य ने कई सारे तथ्यों की ओर डाइवर्ट हुआ। और जब किसी भी चीज में अगर डाइवर्जेंस हो रहा है तो बहुत सारे तर्कों के आधार पर सोचना आता है। इसलिए सृजनात्मक तर्क को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग भी। तो अभी क्या लिख रहे थे, सृजनात्मक चिंतन आविष्कार खोज मौलिकता को जन्म देती है। इसे ऐसे इसे नहीं लिखो, लिखो नीचे लिखो, सृजनात्मक तर्क को, सृजनात्मक तर्क नहीं, चिंतन, सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन को अपसारी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है। क्यों डाइवर्जेंट बोले, क्योंकि एक पॉइंट को लेकर के इनके दिमाग में कई सारी चीजें चली, डाइवर्ट हुआ इनका दिमाग कई सारी चीजों की ओर। नहीं बोलते हैं डाइवर्सन है, मतलब इधर से नहीं इधर से जाओ, इधर से नहीं इधर से जाओ, तो डाइवर्सन से डाइवर्जेंट। तो इनका एक पॉइंट को पकड़ करके कई सारे तर्क और चिंतन इनके दिमाग में चला,
तो जब कभी भी इस तरह का घटना होती है, तो अगर सृजनात्मक चिंतन की बात कर रहे हैं, तो सृजनात्मक चिंतन कैसा है? डाइवर्जेंट है, कई सारे तथ्यों के बारे में ये सोचता है। कैसा आ गया? डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यह, हाँ इसी में, यह विचार किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में, यह विचार किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में अचानक ही सृजित हो जाता है, अचानक ही सृजित हो जाता है। यह विचार किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में अचानक ही सृजित हो जाता है, अचानक ही सृजित हो जाता है। अभी हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए? जगदीश चंद्र बसु का। माँ ने एक स्टेटमेंट बोला, उसके मन में क्या चीज आ गया? कह रहे उसको दुख दर्द भी होता होगा, अचानक से माइंड में आया। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एगो सेब गिर गया उसके माथा के पास या माथा के ऊपर, जो भी मानो कहानी है। जैसे ही सेब नीचे गिरा तो सोचने लगा पेड़ पर से सेब गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया भाई, नीचे ही काहे आया? तो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स का के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया कि पृथ्वी के पास एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो तुम चल नहीं पाती, ठीक है? चुंबक नहीं, गुरुत्वाकर्षण। चुंबक अलग होता है, वो मैग्नेटिक होता है। तो न्यूटन को सेब नीचे गिरते देखा तो उसके दिमाग में कौन सा विचार आया? सृजनात्मक चिंतन आया। अचानक से उसके अंदर में सृजन हो गया एक चिंतन, क्या? कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? और उसने क्या खोज कर दिया? गुरुत्वाकर्षण बल का, कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी शक्ति है, ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल है जो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को गुरुत्वाकर्षण फोर्स बोलते हैं। क्या बोले पेड़? सोते हैं। हाँ, गजब बला है। तुम इस जगह आंधी आ जाएगा तो तुमको उड़ा के लेके चल जाएगा। जग गया तो तुमको, तुम सुतल है ऐसे करके हिला देते ना, जगेगी तुम? इससे उसका क्या रिलेशन है? इस क्वेश्चन का इससे क्या रिलेशन है? तुम सोई हुई है, हम तुमको ऐसे करके धकेल करके एकदम जगा दे तो तुम जगेगी ना? तुम करने है क्या? क्या हो गया? G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं लिख लेना ऊपर में, कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा। जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, स्मॉल जी है। तो जितना भी वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, ठीक है, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, वो किस आधार पर काम करते हैं? तो सृजनात्मक चिंतन के आधार पर काम करते हैं। कोई डॉक्टर किसके आधार पर काम करता है? सृजनात्मक चिंतन। गया यहाँ से एक्सीडेंट हुआ, तुरंत ले गया, भाई ऑपरेशन करना होगा, तो उसके अंदर सृजन हो रहा है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ होगा तभी इसका ब्लड बंद नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑपरेशन किया, उसको ठीक किया। हालांकि उसको थ्योरी पढ़ा हुआ है, लेकिन सृजन तो करना होता है, दिमाग में तो सोचना पड़ता है ना। एक्सरे ऐसे करके देखा, बोला अरे तोरी के यहाँ पे प्रॉब्लम है, तुमको ऐसे करना होगा, नहीं। तो डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, ठीक है, वो लोग किस आधार पर काम करते हैं? सृजनात्मक चिंतन के आधार पर काम करते हैं। तो यहीं से हम लोगों का ये टॉपिक हो गया खत्म, ठीक है। आज हम क्वेश्चन शेयर कर देंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इसका 2-4 क्वेश्चन शेयर करेंगे, तुम लोग बना लेना। तो तुमको लग रहा है 8 बजा, लेकिन हमारा शरीर जो है ना बोल रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो सेट कौन कौन सा हो गया? नहीं, अभी चेक नहीं कर पाएंगे, चेकअप कल होगा। अभी आज का होमवर्क दे दें। सेट कौन कौन सा हो गया? बोलो, सेट कौन कौन सा हो गया? 2, 3, 5, 4, 6, 9, 11, 12, 15। 12 कौन नहीं बनाया है? तुमने बनाया क्या? 12 बना लेना तुम। 12 किसका छूटा है? जूली 12 हो गया?
12 नंबर सेट हो गया। एक दे दीजिए, सेट वन। अच्छा हम देंगे ना, हमको पता है ना कौन सा देना क्या है। सर? 12 हो गया तो 12 नहीं है। 12 तो 12 नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए 12 रहा। और किसका नहीं हुआ है 12? चंदन नहीं 12, और किसका हो गया ना 12? तुम लोगों का बनाइए ना। प्रीति 12 हो गया है ना? हाँ हो गया, 2 ही लोगों का 12 छूटा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बर्डन जा रहा है दोनों लोगों पे। और इसके अलावा सेट 12 प्लस आज के लिए होमवर्क सेट नंबर 10। तो 12 और 10 आज करना है। जिसका 12 छूटा है 12 करेगा। होमवर्क के लिए सेट 10। तो तुम दोनों शेयर कर देना। तुमको खाली 10 शेयर करना है, 12 शेयर नहीं करना है। 12 उसके पास जूली के पास है। हाँ वो सब किताब है उन लोगों को। ठीक है, तो सेट 10 आज बनाना है। और कल कौन दिन है? कल शनिवार है, तो कल आएगा वो मैथ पढ़ाने के लिए। रविवार को चलेगा मैथ, मंडे को चलेगा मैथ। ठीक है, तो मंडे को 2 घंटा पढ़ाएगा। तो मंडे के दिन हम तुम लोगों का टेस्ट लेंगे पूरा, सेट 2, 3, 5, 4, 6, 9, 11, 12, 15 और 10 का है। मंगलवार नहीं 2 घंटा पढ़ाएगा तो ऐसे 9 बज जाएगा। 9 नहीं, वो 6 बजे आ जाएगा ना। 9 बजे सब थोड़े ना आ पाएगा जो। 6:30 तक आएगा। वो उस मंडे को ज्यादा नहीं पढ़ाएगा, वो 8 बजे से 8 बजे वहाँ क्लास रहता है उसका, गोड्डा में उसका क्लास रहता है। 8 बजे तक पढ़ाएगा। 8 से 10 या 10:30 मान के चले, हम टेस्ट लेंगे, नाश्ता उस्ता कर लेना। पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, फुल लेंथ टेस्ट। और सबको 110 लाना है। जिसका 110 से कम होगा 500 रुपया फाइन। नहीं लेंगे उससे। ठीक है, एगो दूगो नहीं, रट लेना। हिंदी भी रटना, जिसका संस्कृत है संस्कृत रटना है। मंगलवार को लीजिए। मंगल को, चलो मंगलवार को। ट्यूसडे को पूरे का टेस्ट रहेगा। हाँ ठीक है, सुबह से टेस्ट देना। तो ट्यूसडे को टेस्ट, ट्यूसडे को कौन दिन है? ट्यूसडे को, ट्यूसडे डेट बताओ, डेट ट्यूसडे का डेट जो भी हो, आने वाले मंगलवार को है, 1 तारीख पड़ेगा शायद। 1 पड़ेगा जो भी पड़े, आने वाले ट्यूसडे को 150 नंबर का हम टेस्ट लेंगे। अब फाइन मारेंगे जिसका नंबर कम आएगा। रटो जैसे भी रटना है। इसी बीच में अगर ईवीएस से कोई क्वेश्चन हो हमसे पूछ सकता है फोन करके, सीडीपी से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर दिक्कत है थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का क्लास हम नहीं ले पाएंगे। इंग्लिश का क्लास नहीं ले पाएंगे, ई दिन में तो नहीं ले पाएंगे ना। सीडीपी चलो तो 110 को थोड़ा सा तो क्लास देना। कौन तो? इंग्लिश का सीडीपी अच्छा है इंग्लिश का। थोड़ा सा सिर्फ क्लास दीजिए। अच्छा। उसमें भी सीडीपी से है 15 नंबर। अच्छा, इंग्लिश का सीडीपी से 15 नंबर है। हाँ ठीक है, कोशिश करना है सबको 110, लेकिन 100 नंबर तो चाहिए ही चाहिए हमको किसी भी स्थिति में। 110 नहीं, 100 नंबर चाहिए। कैसे? सीडीपी का 30 है ना, ईवीएस का 30, 60 हो गया। उसके बाद हिंदी है ना, हिंदी का 30, मैथ का 30। मैथ तो बता ही रहा है, मैथ का 30। यहाँ टोटल 120 क्वेश्चन तो हो गया मेरा यहाँ पे, है ना। हम अगर इंग्लिश को छोड़ भी दें तो 120 क्वेश्चन हो गया। हम बोल कितना रहे? 110। और 110 से भी घटा के क्या कर दिए? 100। 100 से कम मार्क्स आया तो 500 रुपया बुधवार को हमको दे देना। काहे कि हम फिर वो पढ़ाएंगे जो तो कमजोरी होगा। ठीक है, अगर हिंदी गलत होगा तो हिंदी बता देंगे। मैथ तो खैर पढ़ा ही रहा है, मैथ अपना प्रयास करना है। ये 120 में से हमको पास हो जाना है। इंग्लिश को छोड़ करके भी हम पास हो सकते हैं। तो हमको 100 नंबर चाहिए। कब? ट्यूसडे को। तो अपना अभी से लग जाओ रटने के लिए। ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, मैथ। इंग्लिश जिसका है अपना इंग्लिश कर लेगा 2-4 गो क्वेश्चन। ठीक है, अब सीरियसली मत ले लो कि पैसा सर ले लेंगे लेकिन टारगेट रखना है कि 100 चाहिए। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो हमको भी मिलना चाहिए ना। तो है क्या क्या बोल रही है? बोलो ना, क्या बोली रे? ठीक है, क्लास इन कर रहे हैं।